Okay, dear students, good evening. How are you? In the previous class today, you know we have just brought some sort of modification in our program, and today I'll just continue your class for 1 hour 15 minutes to 15 minutes to 30 minutes, because after that I have to involve the students in Hindi medium batch as well. I think it is a blessing in disguise for you because you people are involved into some other class as well. So slightly your pressure would be relaxed, but no problem at all. I will try to do justice to you within 1.5 hours and 1 and 15 minutes, 1 hour 15 minutes, whatever may be the time. We have to do justice to the whole work, and you people have to be mentally alert. You have to come in time because we are not having the time margin now. आप सभी लोग टाइम पर आओगे क्योंकि टाइम मार्जिन मेरे पास थोड़ा कम होगा. तो चलिए पहले मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट द क्वेश्चन. माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट. इन द लास्ट आई हैव लेफ्ट यू अबाउट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया and many of you have approved that yes, you are now clear about the provisions of the treaty. If anybody of you find problem, so please give me and convey the message as early as possible. Please be fast. The provisions of the Treaty of Westphalia, so I have to discuss with you. I have already discussed with you. If you will just give your okay, then I will move further. First of all, interdisciplinary approach part which I have left, that is the last one. सबसे लास्ट वन में हमने एक इंटरडिसिप्लिनरी वाले पार्ट को छोड़ा हुआ है, उसको कवर करूंगा. एंड आफ्टर दैट देन आई हैव टू डिस्कस 3 मॉडल क्वेश्चंस विथ यू, एंड देन आई विल गिव यू 2 मॉडल क्वेश्चंस एज योर होमवर्क फॉर टुमारो. And then tomorrow I will give you the model answer of the 2 questions more. And after that we have to start a new topic, enlightenment. That is the part 2nd. My students, may I expect you to get the study material on enlightenment downloaded? Can I expect? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, बट कुछ बोल रहे हैं कि Treaty of Westphalia. Actually, in the map you find that is in Hindi. Okay. My students, from my English medium students, I have to inform you that some of the students have exclusively demanded in Hindi. So I am just going to deliver my lecture in Hindi on this, particularly the provisions of the Treaty of Westphalia. So whenever you find difficulty in any term, so please ask me. I'll just translate in English as well. देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में तुम प्रोविजंस को देखोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ, जिसको कहते हैं आधुनिक राज्य व्यवस्था. वो क्या था? तो आप पहले ट्रीटीज के प्रोविजंस को देखो. तो पहले क्या था? एक होली रोमन एम्पायर हुआ करता था, पूरा एक्सपेंड किया हुआ था. सो होली रोमन एम्पायर जस्ट एक्सपेंडेड, उसको कहते हैं हिंदी में पवित्र रोमन साम्राज्य. दैट एक्सपेंडेड फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप टू साउदर्न यूरोप अप टू इटली, यू नो. तो क्या था कि पूरा का पूरा जो जर्मन स्टेट्स थे, जो 200 से ज्यादा स्टेट्स थे, उन्होंने 200 से अधिक जो जर्मन राज्य थे वो एक तरह से कवर्ड थे, ढके हुए थे. दैट वाज बीइंग कवर्ड बाय होली रोमन एम्पायर. सो होली रोमन एम्पायर वाज ऑलमोस्ट लाइंग ओवर द जर्मन स्टेट्स, यू नो. मतलब ये जर्मन स्टेट्स पर ही थे, जर्मन स्टेट्स कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे. तो क्या हुआ कि जब होली रोमन एम्पायर डिफंक्ट कर गया पॉलिटिकली, तो ये जो स्टेट्स हैं, जो जर्मन स्टेट्स हैं, they got freedom to declare war and peace. अभी जो राज्य हैं ये स्वतंत्र हो गए, वो अपने युद्ध और शांति के विषय में निर्णय ले सकते थे विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशन. तो ये एक महत्वपूर्ण हुआ. दूसरा क्या हुआ कि पहले जो एक होली रोमन एम्पायर था तो लॉफ साइडेड डेवलपमेंट था, क्योंकि एक इतना बड़ा पवित्र रोमन साम्राज्य था होली रोमन एम्पायर की बाकी स्टेट्स उसके सामने बौने पड़ जाते थे. अब होली रोमन एम्पायर एक तरह से डिक्लाइन हुआ, उसका पतन हुआ, तो बाकी जो स्टेट्स थे वो सब लगभग इक्वल स्टेटस में थे. तो इक्वल स्टेटस में थे, तो अब इनके बीच जो रिलेशनशिप है होली रोमन एम्पायर के जाने के बाद, इनका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस ऑफ पावर के आधार पर संतुलित होने लगा. बैलेंस ऑफ पावर का मतलब हुआ शक्ति संतुलन. अगर कोई एक स्टेट ज्यादा पावरफुल हो जाता तो 2-3
स्टेट अपने आप में उस एक तरह से समझो तो वो आपस में मिल जाते और आपस में मिलकर वो उसको दबा देते या उसको बैलेंस संतुलित कर देते। बैलेंस ऑफ पावर उसको बोलते हैं। तो यूरोपियन नेशंस का जो रिलेशनशिप है होली रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद शक्ति संतुलन के आधार पर गाइडेड होने लगा। फिर अब अलग अलग जो स्टेट है उनको रिकॉग्निशन मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे कोई भी राज्य का आकार बड़ा हो किसी का छोटा हो, लेकिन सभी बराबर के स्तर पर थे, कोई बड़ा या छोटा नहीं था। विभिन्न अब राज्य के हेड के रूप में शासक की पहचान हुई, पीपुल की कोई पहचान नहीं थी, बल्कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अगर विवाह संबंध होता, मैट्रिमोनियल रिलेशन होता, तो एक पार्ट दे दिया जाता दूसरे राज्य को, तो वो डॉरी के रूप में बहुत सारे लोग चले जाते, समझ सकते हैं। तो ये बात होती थी। तो हेड ऑफ द स्टेट के रूप में रूलर को रिकॉग्निशन मिला और एक राज्य और दूसरे राज्य में जो एम्बेसीज है, जो एम्बेसडर्स है, उसका आदान प्रदान शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून पहली बार अस्तित्व में आया और जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, वो युद्ध के विकल्प के रूप में उसका एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर दिस स्टार्टेड टू बी यूज्ड, उसका प्रयोग होना शुरू हो गया। तो ये हुआ। और चूंकि अब पहले धर्म से इन सब का संबंध गाइडेड होता था, अब रिलीजन नहीं रहा, अब डिप्लोमेसी उसकी जगह आ गई। पहले रोमन कैथोलिक देश आपस में मिल जाते थे, प्रोटेस्टेंट कंट्रीज आपस में मिल जाते थे, अब वो बात समाप्त हो गई। अब डिप्लोमेसी के आधार पर, जिसका जहां सेकुलर इंटरेस्ट के आधार पर, जिसका इंटरेस्ट जहां सजता था उसके साथ होता था, अब रिलीजन के आधार पर आपस में मेल जोल नहीं होता। इस तरह से तो एक तरह समझो तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यहीं से डेवलप किया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से। तो यहीं से मॉडर्न स्टेट सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है, नेशन स्टेट सिस्टम की। और यही ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आपको बताऊं कि बैलेंस ऑफ पावर का यहां कॉन्सेप्ट है। जब यहां से मतलब जब यूरोप ने चूंकि दुनिया का कॉलोनाइजेशन किया, अब जानते हो पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज फैलाई, तो जहां जहां यूरोपियन नेशंस गए उन्होंने एक तरह से वेस्टफेलिया सिस्टम का एक्सपेंशन कर दिया उन क्षेत्रों में। यूरोपियन नेशंस जिधर भी गए दे जस्ट एक्सपेंडेड वेस्टफेलिया सिस्टम। इस तरह से वेस्टफेलिया सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ। ओके ओके और ओके तो ओके है। अब देखो इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। माय स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू in world history, it is my very ambitious program in that sense अब you are going through the world history part, and history is the mother of all subjects. So here I have nourished my ambition कि you people will be enlightened in other spheres as well, because whenever you are observing the changes and changes are going on, so simultaneously you can say with political events there is the growth of constitutionalism, there was the growth of international economy, there was the growth of you can say evolution of international relations. तो हम लोग इसको पढ़ने के क्रम में इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एवोल्यूशन को भी साथ साथ देखते चलेंगे। यहां पर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमी का कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो माय स्टूडेंट्स, हियर यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस स्टडी मटेरियल, यू माइट हैव फाउंड दैट कि एक्चुअली from 13th century, you can say from 17th century onwards, you can say in 16th 17th century, as an economic philosophy, what you know as mercantilism. So mercantilism was an economic system. Apart from that, it was an economic philosophy as well. So mercantilism tried to establish that in international trade, the volume of the trade is limited. So if two nations are doing the trade, the balance of trade should be in favor of either of them, not both of them simultaneously. So in international trade, the profit of one country depends over the deficit of the other. It cannot become the case that profit of one country and profit of both the countries could have been reaped simultaneously. So if one is getting the profit, another had to incur the loss. So due to this phenomena, it advised the different nations that please adopt some artificial method in order to maintain the balance of trade in your favor. And what is the artificial method?
So you have to make the conscious effort to increase your export and conscious effort to make a curtailment in import so that the balance of trade should be in your favor. But my students just come to realize that if this could have been the case, so in that case, the international trade was going to be blocked, international trade was going to be, you can say, stranded, and stranded for the fact it was going to be stranded, because if every country will simply try to export more and import less, then what will happen to international trade? In that case, who is the purchaser? Who is the seller? Every country will just try to sell the products but not purchase from others. Then how will the international economy run? This is a pertinent question. So that's why you can see in 18th century there was the rise of an economist, very important economist. You might have heard the name Adam Smith. So Adam Smith reversed this theory. He reversed this theory. He rejected this theory. He told, no, it is absolutely wrong. If international trade, if some countries are getting benefits and some others are incurring the loss, so those countries which are getting the loss persistently or continuously, they would come out from international trade automatically. They would come out from international trade and they will close their economy. They are close their door for international trade, So in that case, every country would be loser. So don't think on the plank you will get benefit and your adversaries and your rival, or you can say your other partner, is incurring the loss. So finally every country will incur the loss, because those which are facing the condition of loss for a longer period, so they will opt out. They would opt out from the trade. So even those countries which are reaping profit for time being, so even they had to suffer due to this factor. Your partner is leaving the trade, then what will happen to you? So according to Adam Smith, no, this is wrong. Every country in the world, every nation could get benefits simultaneously. Only then they could linger in international trade. They would remain in international trade. Every country had to get benefit, provided they had to follow the policy of free trade. If they would follow the policy of free trade, finally all had to get profit simultaneously. It is wrong that some country is getting profit and some other is incurring loss. Every country had to get benefit, provided they had to follow the policy of free trade. And suppose you can say, what is his policy of free trade? I have to make you clear. Up here I have to give you the example. You believe that this is the A country, okay? Just try to understand this point. This is B country. This is A country and this is B country. Pay attention to it. I will speak in Hindi as well, so have patience, my students, those are coming from English medium. No problem at all. I will just speak in Hindi as well. That is A. In A, you can say that this country is having the specialization in the production of X. For example, the A country, C, is having the specialization in the production of X. So if it is going to invest 1 unit of labor and capital, suppose if it is going to invest 1 unit of labor and capital, it will get 1 unit of X. Okay, it is not having the specialization in Y, but still the A country is trying to produce Y. So in the production of the same Y, it will need at least 10 unit of labor and capital, then it will produce 1 unit of Y. Suppose you can say, find the example. In case of production of X, as she was having the specialization, so she will invest 1 unit of labor and capital, so she will produce 1 unit of X. But the same country which is not having the specialization in the production of Y, but it will try to produce the Y, then it will require the 10 unit of labor and capital. Okay.
So that is a wrong strategy according to Adam Smith. Likewise, B countries having their specialization in Y. So it will just invest 1 unit of labor and capital, it will get 1 Y, 1 unit of Y. Or if it also just try to, or it develops its ambition to produce the X as well, so it will actually try to produce X 1 unit of, so it had to invest 10 unit of labor and capital, then it could produce 1X. My point is, my students, point is that according to a country, she is having the specialized in the production of X, so she will easily produce X through investing 1 unit of labor and capital. But it will try to produce Y, it will require 10 unit of labor and capital for producing the same 1 Y. The reverse is there. It is having the specialization in Y, so it could produce 1 unit of Y in 1 unit of labor and capital, but in production of X, it had to require the 10 unit of labor and capital. So it is not advisable for A to produce Y and not to B to produce X. Better it had to invest all the 11 unit of labor and capital in the production of X only, so it will get 11X, then 11 unit of X, and the B should invest all the labor and capital in the production of Y, so it will get 11Y. So the world will get 11X, 11Y. Otherwise, you will get 2X, world will get 2X and 2Y, and this country will get 1 unit of X and 1 unit of Y. Now it will get 11X and even it will get 11Y. Suppose you can say it is in requirement of 1 unit of X and this is requirement of 1 unit of Y. So very simple formula is that, the simple formula is that they had to make an exchange. It had to export 1 unit of Y to A and A had to export 1 unit of Y to B. So that is quite clear. मेरे विचार से आप लोग समझ पाए होंगे। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि मेरे बहुत इंग्लिश वाले स्टूडेंट बेचैन होंगे, अभी तक सर हिंदी में कुछ कहा नहीं। देखिए ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जैसे एडम स्मिथ का ये कहना हुआ कि देखो भाई, आप जैसे मर्केंटिलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में 2 कंट्री अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो एक अगर मुनाफा होगा तो दूसरे को घाटा होना तय है। इस पर एडम स्मिथ घाटा होना तय है, तो एडम स्मिथ ने इसको रिवर्स कर दिया। एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए, हाँ, फिर उसने मर्केंटिलिज्म ये भी कहता है कि अगर आपको मुनाफा होगा दूसरे को घाटा होगा, नहीं तो दूसरे को मुनाफा होगा तो आपको घाटा होगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको डेफिसिट होगा। तो इसलिए वो एडवाइस करता है प्रत्येक कंट्री को कि आप आर्टिफिशियल कुछ मेथड अपनाइए, आप अपने एक्सपोर्ट को कॉन्शियसली बढ़ाइए और इंपोर्ट को कम करिए, आयात को कम करिए। तो अब इस थियोरी को सभी मानने लगेंगे तो क्या होगा, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड ही स्टैंड स्टिल हो जाएगा। इसमें सभी लोग कहेंगे हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा। तो एडम स्मिथ ने इसको रिवर्स कर दिया 18th सेंचुरी में। उसको फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो उसका कहना है कि नहीं, ये गलत है। अगर इस इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ कंट्रीज को लाभ हो रहा हो, कुछ को हानि हो रही हो, तो जिसको डेफिसिट हो रहा है वो ट्रेड में रुकेगा ही नहीं, वो ट्रेड से निकल के बाहर चला जाएगा। तो जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसका भी तो प्रॉफिट चला जाएगा, तो किसी को अंततः प्रॉफिट नहीं होगा। सबको प्रॉफिट होगा तभी तो रहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। तो उसका कहना था इंटरनेशनल ट्रेड में सभी को प्रॉफिट होगा बशर्ते कि वो फ्री ट्रेड को पॉलिसी को फॉलो करे। फ्री ट्रेड की पॉलिसी क्या है, तो आप, उसका ये कहना है कि आप इसको एक्सपोर्ट करिए, जो आपके पास जिसका स्पेशलाइजेशन आप उसका प्रोडक्शन करिए। आपको एक्स में स्पेशलाइजेशन है, आप एक्स का प्रोडक्शन करिए। आप वाई का प्रोडक्शन करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें आ जाएगी, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और आउटकम कम आएगा, तो एडवाइजेबल नहीं है। और अगर बी कंट्री चाहेगा कि हम वाई का प्रोडक्शन करें तो एक्स का प्रोडक्शन करें, तो इसको परेशानी आ जाएगी। इसलिए बेहतर है आप एक्स का करिए, ये वाई का करेगा, और दोनों आपस में एक्सचेंज करिए, तो फ्री ट्रेड से सबको फायदा होगा। दूसरी बात है कि फ्री इकोनॉमी का उसका कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट दिया था लेसेज फेयर। इसका कॉन्सेप्ट है लेसेज फेयर का। लेसेज फेयर का मतलब होता है फ्री इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी को फ्री होना चाहिए। इसका ये देखो क्या कहना है, इसका कहना है कि इकोनॉमी को ऐसे फ्री होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इसका ये कहना है एडम स्मिथ का, समझना आप इसको ये कहना है कि देखिए,
क्या करना है? कंटिन्यू। हाँ ये, हाँ। इसका ये कहना है कि जो जैसे इन प्रोडक्शन वन इज प्रोड्यूसर, सेकेंड वन इज वर्कर और थर्ड वन इज कंज्यूमर। ये तीन स्टेक होल्डर्स, कोई प्रोडक्शन होता है उसमें तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा वर्कर और तीसरा कंज्यूमर। मीन्स कि देयर आर द थ्री स्टेक होल्डर्स। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कि इफ प्रोड्यूसर विल try to charge the more cost of its product, then consumer would not purchase it. If producer will try to charge the more larger cost on its product, on his product, the consumer will not purchase it. If consumer will be not ready to give the proper, if consumer will be not ready to give the cost to the producer and it will try to purchase the products at extremely lower cost, then producer will stop production and he will not sell product to consumer. So here the interest of the producer is counterbalanced by consumer and the interest of the consumer is counterbalanced by producer. Likewise, if producers will try to employ workers at the extremely low cost, the workers will refuse to work or to cooperate with the producer. And if workers will just demand a larger amount of charge or extremely larger charge from producer, the producers will not employ them, rather producers will choose other workers. So here the interest of producers and workers, the interest of producers and consumers, all are just, you can say, counterbalancing each other. मैंने उसका कहना है कि अगर प्रोड्यूसर अगर ज्यादा प्रोडक्शन का कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा मांगेगा तो कंज्यूमर्स नहीं परचेज करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स जिस समय प्राइस फिक्स करेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि हम एक सीमा से ज्यादा कॉस्ट ना रखें। कंज्यूमर्स भी जानता है कि अगर मैं बहुत कम प्रोडक्ट का अगर हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम कीमत में मार्केट से परचेज करें तो प्रोड्यूसर्स नहीं देगा, भले ही वो प्रोडक्शन क्यों ना बंद कर ले, वो डेफिसिट नहीं सहेगा। तो कंज्यूमर्स भी उतना देने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा जो आवश्यकता है प्रोड्यूसर्स की। और जो वर्कर्स है, वर्कर्स अगर ज्यादा चार्ज मांगेगा अपने काम का तो प्रोड्यूसर्स उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा, और अगर प्रोड्यूसर्स उसको बहुत कम कॉस्ट देगा तो वर्कर्स काम के लिए तैयार नहीं होगा। तो तीनों के जो इंटरेस्ट है नेचुरली एक दूसरे के इंटरेस्ट को काउंटर बैलेंस करेंगे, प्रोड्यूसर्स वर्सेस कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स वर्सेस वर्कर्स। सो मार्केट यही होता है, मार्केट अपना बैलेंस खुद करता है, इन सब के इंटरेस्ट आपस में बैलेंस्ड होंगे तो उसका जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उसका कहना है कि लेट द मार्केट रन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरनल रूल्स एंड देयर वुड बी प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, बिकॉज it will definitely increase the production, on production will bring prosperity to society, so wealth of nations will lead to society। मतलब उसका ये कहना है कि फ्री ट्रेड है उससे वेल्थ ऑफ नेशंस, जो दुनिया का वेल्थ है उसमें वृद्धि होगी। दिस वाज द बेसिक थियरी ऑफ एडम स्मिथ ऑफ फ्री ट्रेड एंड ही बिकेम द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देन द अदर इकोनॉमिस्ट हैड टू फॉलो देम। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि आर दे क्लियर? अब मैं स्टूडेंट्स अब आप लोग ओके करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। प्लीज माय स्टूडेंट्स बी फास्ट, आई एम हैविंग द डेप्थ ऑफ टाइम। ओके चलो, ओके माय स्टूडेंट्स, अब नाउ मॉडल आंसर। हाँ ना करो hormone movement become strong. I did Habsburg dynasty. Habsburg dynasty was, Pinak Habsburg dynasty was itself gracing the post of Holy Roman Empire.
अब suppose you can say कि all are protesting government, but you have joined the bureaucracy, so your compulsion would be to protect the interest of the government. Pinang so happens to the Holy Roman Empire. Holy Roman Empire, sorry, this Hashvar Emperor. Hashvar Emperor was emperors were just gracing the post of Holy Roman Emperor. So it was compulsion for them, because Holy Roman Emperor, it was the avowed duty of Holy Roman Emperor was to protect the universal church system. So this was the compulsion before the Holy Roman Emperor. I have to inform you. Next question: why usual punishment for prisoners during the Roman Empire? Why you are interested in the Vinay? What is the use of the knowledge about the and all sorts of punishment, corporeal punishment, the financial punishment, all sorts of punishment which were prevailing in the world? That was because slavery system was prevailing there. So just catching up in the chain, torturing the labor and the prisoners. So all were included there. So what is the use of discussing in this thing? Please tell the relationship between the two in trade. Surat. Two state in trade. One is the purchase, another is actually what is the usual relation. Surat, what is the usual relationship between the two nations trade today? So that is there. You have to purchase from someone and you have to sell to someone. This is the usual relationship of trade. What is the specialty here? So please ask some meaningful question. We are not having the luxury to discuss the useless questions. So please, my friends, I am requesting you people because we are having the dearth of time now. मतलब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जो क्वेश्चन का कुछ मीनिंग हो उसको पूछो. जैसे आपकी तरफ से क्वेश्चन आया कि दो देशों के बीच जो ट्रेड होता है उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, ये कोई क्वेश्चन हुआ, इससे क्या फायदा होगा आपको, आपका टाइम किल होगा. सो प्लीज मीनिंगफुल जैसे ये सब चीज मैंने कही ना, ये क्वेश्चन को आप पूछिए. So I'm just asking you, and in order to save your time, your precious time, because you are having the very valuable time. So my students, now I am going to discuss about the model question. What is the model question? 5 model question I have chosen. The first is, explain the factors which resulted into the transition of medieval age into modern one. First question. Second one question, was Protestant movement merely the product of religious factor? What do you think? Yes or no? It is very, you people are clear. Third, how far do you agree with the view that in 16th and 17th century Europe, the rise of nation state became possible more by chance than by design? And fourth one, explain the causes of the rise of nation state in 16th and 17th century Europe. And fifth, Treaty of Westphalia gave a new direction to European politics. Clarify the statement. These are the 5 questions. Today, I have brought to you people the 3 model questions and I have provided to you online. So please observe the question here. Explain the factors which resulted into the transition of medieval age into modern one. मतलब उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप यूरोप का मध्य युग से आधुनिक युग में संक्रमण हो सका, संक्रमण हुआ. तो अब माय स्टूडेंट्स, हियर व्हाट इज इन द ब्रैकेट, that is you should not, it is not the part of essential writing. This is inessential writing. It is for you people. You people, in course of writing the question, you have not to do the question analysis, please. It is for helping you people, question analysis. अब just try to find out the question, what is the exact nature of the question. You people are enlightened enough to understand the nature of the question. Question is hypothetical. Hypothetical ये question है. And transition from, keyword क्या है, transition from medieval to modern age. And directory word is explain. These are the directory word. And transition from medieval to modern age. That is keyword. अब देखो how the model answer, how to start. There were 3 main hurdles in the way of transition from medieval to modern age. Feudalism, there should have been, you have to underline the word. Feudalism, European church system and Holy Roman Empire. Actually कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है, और एक तरह से समझो तो थेसिस भी है. थेसिस ये है
ये इंट्रोडक्शन है कि यूरोप के मध्य से मॉडर्न एज में, मेडिवल से मॉडर्न एज जाने में 3 बड़ी बाधाएं थी। एक बाधा थी फ्यूडलिज्म, दूसरा यूरोपियन चर्च सिस्टम, एंड थर्ड होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य। इट इज ओनली आफ्टर डेमोलिशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दैट राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट बिकेम पॉसिबल। अब ये संस्थाएं टूटती तब मॉडर्न एज अस्तित्व में आता। फॉलोइंग फैक्टर्स मेड अ कंट्रीब्यूशन टू इट्स राइज। अब देखो फॉलोइंग फैक्टर्स में, as a result of technological upgradation and commercial revolution, there was influx of money in countryside. Consequently, feudal structure started to crumble out as cash nexus undermined its structure. It started to crumble out and cash nexus undermined its structure. Furthermore, the decline of feudalism led to the rise of capitalism as well as that of powerful monarchy. मतलब आपको यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए कैश जो रिलेशंस है, कैश नेक्सस रिलेशनशिप, वो जब कंट्री साइड में गया तो जो फ्यूडल स्ट्रक्चर वो हिल गया। याद है आपको मैनुअल सिस्टम मैंने बताया था, तो उस कारण से फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर का डिक्लाइन हुआ, और जिस समय फ्यूडल स्ट्रक्चर का डिक्लाइन हुआ, कॉन्सिक्वेंटली इसका फायदा यूरोपियन मोनार्क्स ने उठाकर अपने पावर को रीअसर्ट करना चाहा, मतलब अपने पावर को रिवाइव करना चाहा। Likewise, Protestant movement destroyed European church system. It removed a major hurdle behind the rise of a nation state. अब यूनिवर्सल चर्च सिस्टम ऑलरेडी नेशन स्टेट में ऑब्स्टेकल था। जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने उसको ब्रेक, स्ट्रक्चर को शैटर किया, तो उससे क्या हुआ, नेशन स्टेट का राइज संभव हुआ। थर्ड, lastly 30 years war paved the way for the decline of Holy Roman Empire, and the Treaty of Westphalia proved a landmark in the history of Europe, and modern nation state system came into existence after the treaty. अब देखो, अब तक तो नेशन स्टेट अपने मुताबिक, जैसे अब मोनार्क अपने नेशन के बाउंड्री को डिमार्केट कर रहे थे, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो नेशन स्टेट लेजिटिमाइज हुआ। उसने किंग और डायनेस्टी को रिकॉग्नाइज किया, इंटरनेशनल लॉज अपने अस्तित्व में आए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई, डिप्लोमेट्स का आदान प्रदान शुरू हुआ, तो फुल फंक्शनिंग नेशन स्टेट उसके बाद एग्जिस्टेंस में आ गया। सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल यूरोप इनटू मॉडर्न वन वाज कंप्लीटेड। इन दिस वे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मिस्टर अंकुर जस्ट आस्क माय स्टूडेंट्स, हैव दे बिकम क्लियर? क्लियर हुए माय स्टूडेंट्स? बी फास्ट। Be fast. Okay है? Yes, good. Question number 2. Was Protestant movement merely the product of religious factor? The question is hypothetical or argumentative. I am not going to give you that is clearly argumentative, because was Protestant movement merely the product of religious factor? Okay, the question is argumentative in nature. We need to clarity नहीं, clarify होगा, we need to clarify our stand first, then we should start writing. ओके, अब देखो स्टैंड कर। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम। इंट्रोडक्टरी लाइन, मतलब ये रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट था, विद्रोह था। रिलीजियस फैक्टर डेफिनेटली मेड अ कंट्रीब्यूशन टू दिस मूवमेंट। इट इज सेड दैट वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस करप्शंस वेर प्रिवेलिंग विद इन। प्रिवेलिंग विद इन भी एक टर्म है, लेकिन इसमें एक टर्म अगर मैं और देता तो ज्यादा अच्छा था, क्रिप्ट इनटू होता। क्रिप्ट इनटू का मतलब है कि उसके अंदर घुस जाना, क्रिप्ट इनटू। ये भी ठीक है, you can continue because you are having the large number of vocabulary, so that will help you, no problem. So made a contribution to this movement. It is said that various types of religious corruptions were prevailing within Roman Catholic Church system, i.e. contravention of vows of chastity. Contravention of vows of chastity का मतलब हुआ, vows of chastity का मतलब होता है ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लेना।
मतलब जो पादरी थे, जो प्रिस्ट थे, वो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लेते थे, लेकिन बहुत सारे उनके नाजायज बच्चे और संतान होते थे, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया। तो भोज ऑफ चैस्टिटी, सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस, मुक्ति पत्र की बिक्री जो मैंने आपको बताई हुई थी, एटसेट्रा। बट इट इज इक्वली ट्रू दैट under the influence of counter reformation, the process of reforms had already started within Roman Catholic Church system. वो तो start हो चुका था। Therefore, even Protestant movement would not have occurred. Religious reforms might well have been carried on as political and economic factors were worked as the main catalyst behind these reforms. मतलब आपको कहा जा रहा है कि देखिए, जहां तक रिलीजियस बुराइयां है वो थी, और लेकिन ये रिलीजियस बुराइयां तो थी, लेकिन अगर काउंटर रिफॉर्मेशन चूंकि पहले ही शुरू हो चुका था, काउंटर रिफॉर्मेशन तुम लोग जानते हो, तो इस कारण से अगर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट नहीं भी होता तो भी यह हो जाता, मतलब तो भी रिफॉर्म्स, रिलीजियस जो बुराइयां थी वो रिमूव हो जाती। लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर के कारण यह इनएविटेबल हो गया। तो यहां पर आपका है कि क्या रिलीजियस फैक्टर इज अकाउंटेबल, तो थीसिस लाइन है कि नहीं, इट वाज द मेन कैटलिस्ट, यहां पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर है। अब देखो, फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, प्रॉफिट मेकिंग एंड मनी लेंडिंग वेर इसेंशियल टूल्स, व्हाइल रोमन कैथोलिक चर्च यूज्ड टू डिस्करेज यूजरी यानी मनी लेंडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। मैंने पहला तो आरे यही आ रहा था कि यहां ट्रेड के लिए प्रॉफिट मेकिंग और मनी लेंडिंग इसेंशियल था, और इधर रोमन कैथोलिक चर्च उसको अलाउ नहीं कर रहा था, इमोरल कर रहा था। पॉलिटिकल फैक्टर, फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट टू ब्रिंग द चर्च अंडर द स्टेट वाज इंपरेटिव, एंड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट क्रिएटेड सच अ कंडीशन थ्रू क्रिएटिंग रप्चर विद इन यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। एम्बिशियस मोनार्क्स ऑफ यूरोप definitely benefited from this situation through transforming the regional church as the national one. मतलब वही बात है पॉलिटिकल फैक्टर में कि जो यूनिवर्सल चर्च सिस्टम है वो ब्रेक कर रहा था, तो यूरोपियन मोनार्क समझ रहे थे जब तक हम नेशनल बाउंड्री को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे नेशन बना पाएंगे। तो उन्होंने उसका फायदा उठाकर अपने नेशनल बाउंड्री को स्ट्रांग कर दिया, तो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। Therefore, we can accept that in Protestant movement, the decisive role was political and economic factor rather religious. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट merely the product of religious factor, रिलीजियस है, उससे डिसाइसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे क्लियर? Are they clear? Okay. This is also an argumentative question, you can see. How far do you agree with the view that in 16th and 17th century Europe, the rise of nation state became possible more by chance than by design? जैसे चांस और डिजाइन क्या ये कह रहा है कि देखिए, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, माने हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि 16th और 17th सेंचुरी में जो नेशन स्टेट बना है वह योजना से कम और संयोग से अधिक बना है। विचार से आप समझ गए होंगे, चांस और डिजाइन का मतलब है, चांस का मतलब है संयोग, डिजाइन का मतलब है योजना। मतलब इसका यह कहना है कि क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो 16-17 सेंचुरी में जो नेशन स्टेट का राइज हुआ है उसमें योजना की भूमिका कम है, वो संयोग से हो गया है। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, एक बात क्या होती है कि हिस्ट्री में संयोग की भूमिका कम मानी जाती है, होती है, देयर इज द रोल ऑफ चांस एज वेल, बट रोल ऑफ डिजाइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब सपोज यू कैन से, अब यू विल हैव द 6th चांस फॉर qualifying UPSC examination. You are having the 6 chances for appearing in the examination, but it is not ensuring you are getting success till you are making the design for success. So point is that you will
अब अपॉर्चुनिटी आपको चांस ने देता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को तुम इनकैश डिजाइन से ही कर पाते हो। इसलिए ये क्वेश्चन में ठीक उल्टा पूछ रहा है, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। देखो ट्रांजिशन, यहां वर्ड हमने दिया है, कीवर्ड्स क्या है, तो कीवर्ड्स है नेशन स्टेट, डिजाइन, चांस। डू यू एग्री? दैट इज द डायरेक्टिव टर्म। तो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, तो हमने यहां पर क्या दिया, देखोगे आगे मैंने इसको मेंशन किया है कि देखो अब कमर्शियल रेवोल्यूशन डिजाइन है, सॉरी चांस है। ये कमर्शियल रेवोल्यूशन अपने ऑटोमेटिक फैक्टर से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मर्केंटिलिज्म है वो तो डिजाइन है। रेनेसां चांस है, परंतु रिफॉर्मेशन जिसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं वो तो डिजाइन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखिए, जैसे आप कहते हो चांस, तो ठीक है, जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन है, फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन चांस है, किसी ने उसका डिक्लाइन लेकिन फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन जो हुआ तो उसका मतलब राइज ऑफ मोनार्की कहां हो गया? अब सपोज करो कि कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में फेल कर जाता है, एंड देन आफ्टर हैविंग बीन डिसहर्टेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, he moved towards preparation of UPSC ki no, I am frustrated with university education, that is boring, I have to prepare for UPSC, and he qualify UPSC examination. So how is it going to prove that ki the failure in MA is instrumental behind is success in UPSC examination? Failure in UPSC has just, you can say, diverted you to UPSC, but in UPSC you have done the very apt preparation, only then you can qualify the examination. तो ये कहना कि भाई जो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन से पावरफुल मोनार्की आगे, नहीं हो सकता था कि उससे पीपुल्स रूल भी आ जाता, हो सकता था पॉलिटिकल एनार्की भी आ जाती, मे बी, बट इफ इट कुड रिजल्ट इनटू अ पावरफुल मोनार्की, तो इट वाज ड्यू टू द रूल ऑफ डिजाइन। द ambitious monarchs of Europe benefited from the situation. They made the conscious effort through designs, they could overcome the situation and they could finally just use the forces in their favor. So in this way you can deal with the question. Now, in the rise of nation state in 16th and 17th century Europe, the role of design and that of chance both can be underlined, but for making the assessment of their relative importance, we are supposed to explore various factors such as feudalism versus monarchy. The decline of feudalism definitely was the product of chance, but it is equally true that it might result into either political anarchy or the government by the people, but the ambitious monarchs of Europe seized the opportunity and manipulated the situation in their favor. मतलब कहा कि देखिए, जो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ है वो चांस था, वो एक संयोग था, लेकिन अगर यूरोप के एम्बिशियस मोनार्क्स ने उसको मैनिपुलेट किया और उसको यूज करके अगर अपने आप को पावरफुल बनाया, तो ये तो डिजाइन के माध्यम से ही किया, मतलब योजना के माध्यम से किया, संयोग से तो नहीं हुआ। Likewise, Renaissance versus Reformation. Renaissance was rather the product of chance, but Protestant movement was sponsored. माने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ था। It was enjoying the support of rising middle class as well as monarchy. प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को मोनार्की से भी सपोर्ट था और मिडिल क्लास से भी सपोर्ट था। Third, commercial revolution. The role of chance was instrumental behind commercial revolution, but mercantilism was well designed by European monarchs as its objective was to strengthen the monarchy and the nation. मतलब commercial revolution एक संयोग था, लेकिन जो मर्केंटिलिज्म था वो तो मोनार्क्स ने उसको डिजाइन किया था अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। एंड दस वी कैन से दैट इन द राइज ऑफ नेशन स्टेट इवन देयर वाज अ रोल ऑफ चांस, बट डिसाइसिव रोल वाज प्लेड बाय डिजाइन इटसेल्फ। चांस की भूमिका है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण या अहम भूमिका अदा की है, किसने की है? डिजाइन ने की है। तो चांस का रोल है, लेकिन चांस से बड़ा रोल है डिजाइन का। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज द पॉइंट हियर।
Ankur, ask my students. Be fast, my students, and inform me. Are you clear? Okay. Okay, my students. Now, I'm moving to the other topic, you know. But my friends, first part is over. This is not the part of your syllabus, but this is the background knowledge. Ancient Europe, medieval Europe, rise of modern West. So that has prepared the basis. And today the topic has to start, and from here you can expect a question as well from this part onwards. But that was the preparatory part, you know. And my students, have you developed the integrated approach? Mr. Ankur, ask my students first. Have you developed the integrated approach? मैंने कहा कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक सोचते हुए आपने चेंजेस को समझा है, वो दिमाग से आपको इवेपोरेट कर जाएगा. That will be soon evaporated. So my students, you have to make a revision from time to time. You are having 2 days at your disposal, Saturday and Sunday, for revision work. So you have not to miss the chance. अब ये integrated approach तुमने develop कर लिया, मुझे बताइए आप. Be fast. मुझे इन्फॉर्म करिए. लेट दिस क्लास बी कम्युनिकेटिव, क्योंकि यही एक जरिया है. मिस्टर अंकुर इज वर्किंग एज ए ब्रिज एंड ही इज वर्किंग एज ए संजय एज वेल, यू कैन से. क्या ये ट्राइंग टू, एंड बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे. देखो, 2 तरीके से पढ़ा जाता है. एक पढ़ा जाता है सिर्फ एक कॉमन ड्यूटी की तरह, एक पढ़ा जाता है इंथुसियाज्म से. तुम जरा सोचो, मैं तुमको कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड तक ला दूंगा, तुम्हारा इंटरनेशनल इकोनॉमी सुधर जाएगा, तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन सुधर जाएगा, तुम्हारा जो बेसिक है वो बाकी चीजें सुधर जाएगी. सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट माय स्टूडेंट्स. सो प्लीज थोड़ा भी तुमको डिसहार्टेड नहीं होना है. कॉन्फिडेंस एक पैसे लूज नहीं करने हैं. आप अगर जो ठान लोगे होगा, कोशिश करके देखो. मुझे कल बताना फाइनली कि पहला पार्ट हो गया है. अब मैं मूव कर रहा हूं आगे सेकेंड पार्ट की तरफ. हाँ, 2 क्वेश्चंस माय स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस. Even in your study material I have sent the 2 questions. You will try these 2 questions. 1, explain the causes of the rise of nation state in 16th and 17th century Europe. And second one, Treaty of Westphalia give a new direction to European politics, clarify the statement. I'll bring the model answer tomorrow. So you people have to try the 2 questions. Download your study, Mr. Ankur, even in downloaded material, the questions are available. Yes. So you can take question from your downloaded study material, my model answer. 2 questions I have given. You have to, 2 questions I have given, so you have to try these 2 questions tomorrow. Now I am just moving to other topic. This part 2 is the important topic, you know, part 2. I have finished part 1. That is not the part of your syllabus. From here you can find the syllabus. As you have to develop an integrated approach, my students, we have to develop the integrated approach, so many topics would be interlinked directly. I have given you the first topic, but these are the interlinked topic in part 2. So please be careful to this about these topics. पहले आपको इन टॉपिक के बारे में केयरफुल होना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं और आपको एक साथ मिलेंगे. मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे, पार्ट में मिलेंगे. आपको इंटीग्रेट करके चलना है सभी को. आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उस सबको पार्ट 2 को इंटीग्रेट कर लोगे. पार्ट 2 में लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म का आइडियाज के डेवलपमेंट होगा, नेशन स्टेट एंड डिस्टिंग्विशन ऑफ द ओल्ड एम्पायर. तो पहला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा इनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न थिंकर्स. सेकेंड वन, अमेरिकन एवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर. Although American civil war chronologically is not linked between the two, because American Revolution directly linked to French Revolution, but American Civil War is in one sense that is extrapolation, because American Civil War is a phenomenon of 19th century which will occur later. But as we will not
take the topic separately. So that's why I prefer to deal with this topic with American Constitution as well. But it is some sort of aberration. ये हमको थोड़ा डाइग्रेस करेगा टॉपिक से, क्योंकि अमेरिकन एवोल्यूशन से फ्रेंच एवोल्यूशन डायरेक्टली जुड़ता था, लिंक होता था. देखो, इनलाइटनमेंट से अमेरिकन एवोल्यूशन लिंक्ड है, अमेरिकन एवोल्यूशन से फ्रेंच एवोल्यूशन लिंक्ड है, और फ्रेंच एवोल्यूशन से यूरोप आफ्टर 1815 ये लिंक्ड है. एंड जो ये लिंक्ड है तो इससे ये लिंक्ड है, ये वाला पार्ट 4 में यूरोप आफ्टर 1815 में. एक काम करना, यहां पर थोड़ा सा एक ये हो गया, ये जो टॉपिक यहां लिखा हुआ इसको तुम यहां, जैसे यूरोप आफ्टर 1815 है ना, ये टॉपिक आप अपने पेन से यहां लिख डालना अपने पेज के ऊपर. इसमें सजेशन लिबरलिज्म, या मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको अपने पेपर पर लिख लेना. यूरोप आफ्टर 1815 लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म. फिर नेशन स्टेट. नेशन स्टेट में यहीं पर we have to deal with the topic like unification of Italy and Germany. Nation state and disintegration of old empires. Disintegration of old empires. Liberalism and nationalism, nation state and disintegration of old empires. Okay. All the topics of part 2 are related to each other. You can underline the change in the totality. It is instruction for you people. That is not part. While reading this, you will be able to underline the following facts. The ambition of middle class is manifested, following facts, following factors. Underline following factors. The ambition of middle class is manifested through enlightenment. The American Revolution and the French Revolution occurred to the implementation of that ambition, and it led to major changes in Europe. After the defeat of Napoleon in 1815, and after the defeat of Napoleon 1815, the Vienna Congress attempted to suppress the ideas of the French Revolution and take U-turn in the course of history, but failed. Ideology like liberalism, nationalism invited revolutions and changes in Europe throughout the 19th century, but study material has been divided into parts and subparts for the convenience of candidates, so that they do not feel much pressure during their study. जैसे आपको मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दिया, लेकिन पूरी कहानी चलेगी लास्ट तक, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो. जैसे पार्ट फर्स्ट आपका क्लियर हुआ है, पार्ट सेकेंड भी उसी तरह आपका क्लियर हो जाएगा. अब पार्ट सेकेंड में हम लोग आ गए. सब पार्ट 1, इनलाइटेनमेंट, मीनिंग ऑफ इनलाइटेनमेंट, बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनलाइटेनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनलाइटेनमेंट एंड इट्स आइडियाज, important enlightened thinkers and their ideology, impact of enlightenment, political, economic, social limitations of enlightenment. इतना एरिया हम लोगों को कवर करना है. अब मैं स्टूडेंट्स, आई एम अ बिट क्यूरियस कि आई एम persistently using the term enlightenment. So Ankur asked my students, because I am a bit curious, कि whenever you find the term, you hear the term, you manifest the term enlightenment. So normally what do you mean by enlightenment? आपके दिमाग में क्या आता है कि enlightenment क्या है? Mr. Ankur asked my students. Please be fast. What is enlightenment? मतलब आपको enlightenment से क्या मीनिंग लेते हो? मतलब enlightenment से क्या फीलिंग आती है आपके मन में, ये क्या होगा ये? हाँ, नहीं, ठीक है, you are right. You are taking awakening also. It was a next step in the ideological evolution of Europe after Renaissance. It was the next step as the result of ideological, you can say,
it was the second stage, rather you can say, after Renaissance in the ideological evolution of Europe. Up, my students, if you will just observe and if you will just manifest the literal meaning of enlightenment, so you will be misled and you will be in the misleading condition, misled condition, you know. Why? So the meaning of enlightenment, here you find here the term, the meaning of enlightenment, after as modern West moved to the another stage of ideological fermentation that was known as enlightenment. Literal meaning of enlightenment was the dawn of light. dawn का मतलब होता है प्रकाश, सुबह सुबह. The meaning of enlightenment was the dawn of light after a long night of darkness. मतलब एक लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह का प्रकाश. अब लेटर यू फाइंड कि द डार्कनेस, व्हाट टाइप ऑफ डार्कनेस, ये अंधेरी रात किसकी है? तो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ये अज्ञानता का, इग्नोरेंस का डार्कनेस है. दैट ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का डार्कनेस है. दैट ऑफ इंटॉलरेंस एंड दैट ऑफ सर्विट्यूड टू द पास्ट. यह here you find the term like intolerance. Intolerance मतलब उसको क्या कहोगे? असहिष्णुता. हिंदी समझ में नहीं आएगी. इंटॉलरेंट होता है ना, असहिष्णुता मतलब एक टर्म आता है. और दैट ऑफ द सर्विट्यूड टू द पास्ट, मतलब यह अगर अंधकार है तो अज्ञानता का अंधकार है, अंधविश्वास का अंधकार है, असहिष्णुता का अंधकार है और भविष्य के प्रति दासता के बोध का अहंकार है. तो मैं स्टूडेंट्स, डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट बी मिसलेड. ये सब बड़े बड़े लक्ष्यदार शब्द हैं, बस केवल इस सेंटेंस को आप याद कर लो. यू हैव टू ऑलमोस्ट डाइजेस्ट दिस सेंटेंस, दैट्स ऑल. अब आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, बेसिक फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट. देखो मैं स्टूडेंट्स, अब बेसिक फैक्टर ऑफ एनलाइटनमेंट आई हैव टू मेक यू क्लियर. Are you mentally alert? Be mentally alert. देखो मैं स्टूडेंट्स, रिवीजन कर पा रहा हूँ, बट हाउ टू मेक इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड नोट्स. फिर नोट्स मेकिंग तुम आशुतोष भूल जाओ. तुम नोट्स मेकिंग तुम लोग इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाते हो मिस्टर आशुतोष कि अंत में तुम लोग मतलब इतना ज्यादा नोट्स मेकिंग. व्हाट इज नोट्स मेकिंग? दिस इज द परफेक्ट नोट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. व्हाट आई एम जस्ट गिविंग यू. डाइजेस्ट द नोट्स. In world history, you have to read nothing. Digest my class, digest my question, learn my question writing and excel in world history. World history में तुमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं है ना. तो नोट्स मेकिंग क्या होता है? नोट्स किस सोर्स से आप पढ़ोगे? जब इतना मैं आपको अच्छे ढंग से समझा के कंटेंट पहले भेजता हूं, फिर क्लास में डिस्कस करता हूं, मॉडल आंसर देता हूं, तब आपको दिक्कत अगर होती है तो नोट्स मेकिंग आप कैसे करोगे? अपने मन को संयत करो. व्हाट आई एम जस्ट डिलीवरिंग यू, दैट इज द बेस्ट वन. व्हाट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू, दैट इज द बेस्ट वन. सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन व्यूइंग यूजलेस थिंग्स. और आ गई इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात, तो रेनेसां का रेफॉर्मेशन से क्या रिलेशन है? रेफॉर्मेशन, रेनेसां का कमर्शियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, सॉरी कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटिलिज्म का क्या रिलेशनशिप है? कैसे कमर्शियल रेवोल्यूशन से रेनेसां को मतलब इनकरेजमेंट मिला, रेनेसां से कैसे रेफॉर्मेशन हो रहा है? मतलब कमर्शियल रेवोल्यूशन, रेनेसां, रेफॉर्मेशन, मर्केंटिलिज्म, 30 इयर्स वॉर कैसे यूरोप में चेंज ला रहा है. यही तो इंटीग्रेशन है. इसी को तो समझना है और इसी को रिवाइज करना है. अब मैं स्टूडेंट्स, हियर यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग. अब नाउ वी हैव रीच्ड अप टू 18th century. World history में no one will just speak about notes making. These are the perfect notes. Digest them. Work on the question. I will provide you a lot of questions. Today I have given you the homework of the 2 questions. Do the question writing. That's enough. There is no talk of notes making here, you know. Simply the wastage of time. Suppose you find the PDF copy and you have get them downloaded and you have taken the print. So after taking the print, in order to memorize the certain things, you can make the points on the notes itself in the side points, and ideas you will take from the notes and my class lecture. That's all, nothing else.
अब what is in 18th century, let me make me clear first. You know, between 14th century and 18th century, as the result of various changes, I have mentioned a lot of changes between 14th 18th century में आपने क्या देखा? कमर्शियल रेवोल्यूशन, मर्केंटलिज्म, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, decline of feudalism, rise of capitalism. So as the result of all the changes, there are the two power blocks, you can say. As powerful monarchy another is ambitious middle class. Here you find powerful monarchy, here find ambitious middle class. I'll just try to understand here. My students, as the result of the vicissitudes and upheavals, there was the rise of two power blocks, the absolutist monarchy and the ambitious middle class. Just try to understand, it was the same middle class which earlier worked along with monarchy, and there was an uneasy alliance between the middle class and the monarchy in the era of mercantilism, you people may recall. Although in the era of mercantilism, monarchy was making the undue intervention in trade and commerce, so it was not pleasing and present for the rising middle class, but rising middle class still gave support or extended support to monarchy because both were having a common enemy, and that was the aristocratic class and church. But now up to 18th century, universal church system shattered to pieces, okay, and even feudalism broke to pieces, feudal structure broke to pieces, feudalism declined. So there was the rise of a powerful monarchy, and now monarchy tried to assert its power because there was no rival to monarchy. But in the meantime, even the middle class turned to be ambitious, and the new rivalry had to start now between the middle class and monarchy. देखो my students, क्लास इक्वेशन को पूरा आपको समझना है, क्योंकि what is this economic change? Economic change, here you find commercial revolution. So as a commercial revolution and capitalist revolution, you can say the capitalism and capitalist changes strengthen the middle class, you know, and the middle class that resulted into the social change, and social change had to bring in ideological change, that is enlightenment, and ideological change had to bring the political change, social change, so much and so forth. So process had to move on. तो मैंने आपको बताया कि अब एम्बिशियस मिडिल क्लास आ गया, तो पहले यही मिडिल क्लास था जो मोनार्की के साथ साथ चल रहा था, उसके हाथ को मजबूत कर रहा था. बट इवन द मिडिल क्लास टर्न टू बी एम्बिशियस नाउ, एंड इट कॉट अप मोनार्की विथ कॉलर. मतलब ये सिंबॉलिकली मैं बता रहा हूं, कॉलर कैसे पकड़ लेगा ये एक मैंने सिंबॉलिकली बता रहा हूं. कॉट अप मोनार्की थ्रू इट्स कॉलर एंड डिमांडेड वी ऑल्सो नीड द शेयर इन पावर. समझ रहे हो? अब वी ऑल्सो नीड द शेयर इन पावर. सो ये डिमांड कर दिया, डिमांडेड शेयर इन पावर. तो अब देखो मोनार्की का सिचुएशन देखो. अब मोनार्की है जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द क्लच ऑफ aristocratic class and the church, but now it got a new rival in the form of middle class. So now monarchy, in order to strengthen its position, it changed its equation.
it led to the changing class equation. Changing class equation was कि as aristocratic class was already weak now, so aristocratic class and जो कुलीन वर्ग जिसको बोलते हो and church was also shattered, so priest class was there. So अब now the monarchy developed a new alliance with the aristocratic class and priest class, मतलब church, or you can say here you better to write church so that will be more clear. Church. अब now there was an uneasy alliance. अब देखिए, अब यही मोनार्की कभी एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च से फाइट करके इसके पावर को ब्रेक किया. अब जब उसको मिडिल क्लास ने चैलेंज किया, इमर्जिंग मिडिल क्लास ने, तो फिर इसके साथ उसने एक तरह का अलायंस करने की कोशिश की अपने राइजिंग, क्योंकि मिडिल क्लास वाज अ राइजिंग पावर, इट वाज ए राइजिंग फोर्स, it was a greater rival to monarchy than the, you can say, aristocratic class and church. But still you can say that this middle class presented a code of conduct before monarchy, aristocratic class and church all कि change yourself, otherwise we will not tolerate this. मतलब लेकिन फिर भी जो राइजिंग मिडिल क्लास है, इन तीनों के सामने कोड ऑफ कंडक्ट रख दिया कि आप लोग अपने अपने में बदलाव लाओ, क्योंकि हम इसे बियर नहीं करेंगे, इसे हम सहन नहीं करेंगे. इन वन सेंस दैट इज इनलाइटेनमेंट. इसका जो नया कोड ऑफ कंडक्ट है वही इनलाइटेनमेंट है. तो आई हैव टू इन्फॉर्म यू. माय स्टूडेंट्स, थोड़ा आप मुझे हिंट करो, यू हैव टू गिव मी अ हिंट कि आर यू क्लियर और नॉट. ये बड़ा ही डीप कॉन्सेप्ट है कि राइजिंग मिडिल क्लास ने मोनार्की को चैलेंज किया, तो मोनार्की ने एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च के साथ एक न्यू अलायंस बनाया, लेकिन मिडिल क्लास ने तीनों को चैलेंज किया. अब इतिहास में एक नई लड़ाई शुरू होगी, नया क्लास इक्वेशन शुरू होगा, मिडिल क्लास वर्सेस मोनार्की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड चर्च. ये एक मुकाम है. अगला मुकाम दिखाऊंगा मिडिल क्लास वर्सेस लोअर क्लास, Karl Marx and so on. So this stage you have to understand. In whole of this block 2, you have to understand this one, the middle class versus aristocratic class and church. So Ankur, ask my students, be fast. I am having the dearth of time. कुछ बच्चे लोग कुछ कह रहे हैं 50% वाले कौन इंग्लिश वाले होंगे? This is the sociological division. What should I do? मैं एक बार कोशिश करता हूं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारना है. हो सकता है इंग्लिश बीच में आ रही हो, तो आप क्लियर कट हिंट कर देना. यहां आई एम हेयर टू मेक यू एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. तो अगर सपोज कोई इंग्लिश टर्न में आ रही हो, इंग्लिश चीजें, सो प्लीज आस्क मी. यू हैव नॉट टू हैव एनी हेजिटेशन. लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग. देखो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी बता देता हूं. अभी क्या है कि 18 से पीछे से जितना चेंजेस देख रहे हो, उसमें तो पहले तुमने देखा था कि एक टाइम था कि फ्यूडलिज्म था, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम था और होली रोमन एम्पायर था. तीनों टूट गए. तो तीनों टूट के बाद मोनार्की पावरफुल होकर इमर्ज किया. उधर मिडिल क्लास था, वो भी पहले वीक था, वो भी एम्बिशियस होकर इमर्ज किया. तो पहले क्या था कि मिडिल क्लास और मोनार्की के बीच एक अलायंस था, क्योंकि उनका कॉमन एनिमी वही कुलीन वर्ग था और चर्च था. अब क्या हुआ कि कुलीन वर्ग चर्च की ताकत टूट चुकी थी, तो अब मोनार्की के लिए वो खतरा नहीं था. तो मोनार्की के लिए खतरा नहीं था, तो मोनार्की मेंटली फ्री हो गया. और मोनार्की ने चाहा कि अब कोई बात नहीं, हमारे आप जितने भी एनिमी हैं, जितने राइवल है, सब ध्वस्त हो गए, तो हम अपने पावर को एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की बनाए. तो मिडिल क्लास ने उसको धर पकड़ा. मिडिल क्लास भी एम्बिशियस हो गया. तो मिडिल क्लास ने कहा अकेला नहीं खाने दूंगा, हमें भी पावर में शेयर चाहिए. तो जब मिडिल क्लास ने मोनार्की को चैलेंज किया, तो फिर मोनार्की ने अपने पुराने जो एनिमी थे और राइवल, तो उसके साथ फिर सांठगांठ कर ली, क्योंकि अब उनके लिए एरिस्टोक्रेटिक क्लास और चर्च खतरा नहीं था, क्योंकि उनकी पावर टूट चुकी थी, पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म टूट चुका था. अब जो भी था, उनके कुछ सोशल राइट्स थे फ्यूडल लॉर्ड्स के, उसे मोनार्क को कोई प्रॉब्लम नहीं था. प्रॉब्लम मिडिल क्लास को था, यानी मध्य वर्ग को. और चर्च
के भी पावर जो थे वो राज्य के अधीन आ चुके थे, तो मोनार्की के लिए खतरा नहीं था। लेकिन अब मिडिल क्लास अकेले तीनों से फाइट करने के लिए तैयार है और कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट दिया उसको कि आप लोग अपने अपने में सुधार करिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरीके से यही कोड ऑफ कंडक्ट प्रबोधन या इनलाइटेनमेंट है। अब मैं स्टूडेंट्स इसको समझने में क्या दिक्कत होगी? अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, अब आप हमको ओके करके बताओ। बी फास्ट। ऑल ऑफ देम। तो अभी इंग्लिश वाले भी हो, उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है तो हिंट करो, मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं इंग्लिश में पहले ही बोल देता हूं, तो दे विल नॉट फाइंड प्रॉब्लम, एंड व्हेन एवर दे फाइंड प्रॉब्लम सो एवरीबडी हैड टू ब्रिंग दिस थिंग टू माई नोटिस। अंकुर इज ऑलरेडी देयर टू इन्फॉर्म मी, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट एंड इट्स आइडियाज। अब हमें एक चीज और भी बताना है, एक चीज इसमें मिसिंग है व्हिच आई हैव टू डू। इसमें एक चीज मुझे और बताना है। देखो, अब one of the main motto of enlightenment and one of the main emphasis of enlightenment is on what? One of the main motive of and the motto of enlightenment, my students, is what? That is emphasis over the scientific method. Emphasis over the scientific method. साइंटिफिक मेथड। तो माय स्टूडेंट्स, इनलाइटनमेंट का जो एक मेन फीचर होता है वो फीचर है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब है ये मान के चलता है कि द साइंटिफिक मेथड इज एप्लीकेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एंड रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड, बोथ रीजनिंग एंड साइंटिफिक मेथड कैन ब्रिंग a solution to all the problems in political field, in economic field, in social field and religious field। मतलब जितनी भी फील्ड्स हैं उन सारे प्रॉब्लम का एक ही रामबाण है और वह है साइंटिफिक मेथड एंड रीजनिंग। इसके सहारे हम जीवन के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन arises कि व्हाई डिड दे गिव सो मच एम्फेसिस ओवर साइंटिफिक मेथड एंड साइंस, एंड व्हेन साइंटिफिक मेथड हैज caught their attention। इसकी वजह है, देखो, जैसे जब रेनेसां शुरू हुआ था, रेनेसां 16th सेंचुरी में जब आया था रेनेसां, तो आपको पता है रेनेसां में, तो with the advent of Renaissance there was the rise of scientific ideas। in scientific ideas here I have to inform you कि with the rise of Renaissance कि there was the rise of scientific ideas। scientific ideas से हमारा आशय यह है कि जब रेनेसां हुआ था तो you might have heard about a number of, you can say, scientists like Kepler, like Galileo, like Copernicus, so they were the scientists, Newton, so many scientists appeared in 16th century, you know। But at that time in 16th century, in fact the science was the product of individual initiative। मतलब एक जो साइंटिस्ट है वो अपने प्रयास से कोई, मतलब यू कैन से, जो एक अपने प्रयास से यू कैन कह सकते हो कि कोई जो साइंटिस्ट होता था वो कुछ इन्वेंशन कर डालता था या कुछ डिस्कवरी कर डालता था। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल थियरी की खोज कर ली, जैसे यू विल कम टू नो केपलर ने, ये कोपरनिकस ने जस्ट डिस्कवर्ड दैट कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गैलीलियो प्रूव्ड इट थ्रू अ टेलीस्कोप। तो ये सब इंडिविजुअल अटेम्प्ट से कर रहे थे। परंतु जो 17th सेंचुरी है, तो 17th सेंचुरी में बड़े बड़े साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। बड़ी बड़ी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो मतलब 16th सेंचुरी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव। बट माय स्टूडेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि अप टू 17th सेंचुरी
इट टुक द फॉर्म ऑफ अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब कि जो 16th सेंचुरी में साइंस था वो एक इंडिविजुअल प्रयास का नतीजा था, और जो 17th सेंचुरी में साइंस आया दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट। अब इसने एक साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, सॉरी, इन 17th सेंचुरी में इसने साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसको कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया। और यही समय है कि यूरोप में बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। अब व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, यू नो? तो डिफरेंट नेम, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बना था 1660 में, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, मतलब रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन मतलब फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस बना। सो मेनी सोसाइटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच सोसाइटी ऑफ, यू कैन से एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो सोसाइटी जो नए नए आए, तो ये सोसाइटीज ने क्या, इसमें क्या होता था कि एक साथ 700 साइंटिस्ट, 800 साइंटिस्ट, दे वर सिटिंग टुगेदर एंड दे वर डूइंग इन्वेंशन। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे साइंस का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया। वही साइंस का इंपैक्ट एनलाइटनमेंट पर देखने को आपको मिलेगा कि वो ह्यूमन माइंड पर भी साइंस का इंपैक्ट पड़ा। और जिस समय साइंस माने साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, तो ये एक्चुअली यू कैन से भेल वाज रिमूव्ड फ्रॉम द नेचर, मतलब भेल वाज रिमूव्ड फ्रॉम द नेचर, मतलब जो प्रकृति है, मतलब भेल ऑफ मिस्ट्री, भेल ऑफ मिस्ट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम नेचर। भेल मतलब पर्दा, मतलब जो नेचर है, प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हट गया, और प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा तो अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कोई गॉड नहीं चला रहा, बल्कि यह जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपने नियमों से चल रही है। मतलब दैट वाज द, यू कैन से, नेचर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरनल लॉज। मतलब साइंटिफिक रेवोल्यूशन रिमूव द भेल ऑफ मिस्ट्री फ्रॉम द नेचर। इससे पहले रहस्य यह था कि भाई ईश्वर इस प्रकृति को चला रहा है, मतलब यूरोपियन लोगों में भी। अब इनलाइटनमेंट ने प्रूव किया कि नो ईश्वर, ये जो प्रकृति है वो अपने स्वतः चालित नियमों से चल रहा है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड रूल्स, जस्ट लाइक एक घड़ी साज, ईश्वर हो सकता है, ईश्वर की तुलना एक वॉच मेकर से की गई। गॉड वॉज कंपेयर्ड विथ अ वॉच मेकर हु जस्ट मैन्युफैक्चर्ड द वॉच, बट he fixed the rules of watch, and then watch functions according to its own internal laws. Watchmaker is not intervening into the functioning of watch. The same happens in case of the functioning of the universe. Ishwar, the God created this universe, but God is not making intervention into it. अब हुआ कि भाई प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हट गया, तो अब मिडिल क्लास को एक नया मसाला मिल गया। अब मिडिल क्लास ने किंग से डिमांड करना शुरू कर दिया कि जब प्रकृति के मामले में गॉड का हस्तक्षेप नहीं है, गॉड का इंटरवेंशन नहीं है, तो आप क्यों इंटरवेन कर रहे हो पॉलिटिकल इश्यू में, इकोनॉमिक इश्यू में एंड सोशल इश्यूज में। सो माय स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू you can try the model question, and you have to go through this enlightenment, the whole topic. I'll finish this topic tomorrow. Okay, so tomorrow I'll finish this topic, enlightenment. So my students, you will just move on and with this topic. So I'm stopping here, my student. Do you know that now your time period has been reduced? Thank you very much, and I believe that I am having confidence that you might have been clear. Thank you very much.